गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा उपजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है वो है वाष्पोत्सर्जन। 12th बायोलॉजी का ये 7वां चैप्टर है। इससे पहले हमने जल अवशोषण की बात की, रसारोहण की बात की और आज हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये देखें वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहेंगे। देखो नाम से स्पष्ट है, वाष्प प्लस उत्सर्जन। पादप के जो वायवीय भाग हैं, पादप के जो वायवीय भाग हैं वहाँ से जो जल है, जल का वाष्प के रूप में होने वाला जो उत्सर्जन है या वाष्प के रूप में होने वाली जो कमी है उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। परिभाषा लिखी हुई है, पौधे के वायवीय, यहाँ वायवीय है, पौधे के वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में होने वाली जो हानि है या कमी है उसी को यहाँ हम क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। और पादप जो है जो जल अवशोषित करता है, उस अवशोषित जल का जो पादप है बहुत कम यूज करता है। 1 से 10% जो भाग है उसको वह क्या करता है, काम में लेता है। बाकी 90 से 99% जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पादप से क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। यहाँ वाष्पोत्सर्जन के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, ध्यान दो। एक थे स्टीवर्ड, इन्होंने कहा है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक क्या होती है, बुराई होती है, आवश्यक बुराई। आवश्यक से मतलब वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए आवश्यक भी है और पौधों के लिए बुराई भी है। ये बात किसने कही, स्टीवर्ड ने। इसके बाद में वाष्पोत्सर्जन एक बुराई है जिससे बचा नहीं जा सकता, ये कहा है मिसकटिन ने। तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन के बारे में स्टीवर्ड ने कहा कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक भी है और बुराई भी है। मिसकटिन ने कहा है वाष्पोत्सर्जन एक बुराई है जिससे बचा नहीं जा सकता है। अब वाष्पोत्सर्जन जो है उसकी क्या उपयोगिता है, वह क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने पीछे पढ़ा है रसारोहण की जो क्रिया है उसमें मेनली जो रसारोहण की क्रिया होती है वह निष्क्रिय परिवहन के दौरान होती है और वहाँ वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसके दौरान वाष्पोत्सर्जन तनाव बल लगता है। हमने कल बात की थी या पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिक्सन व जोली के वाष्पोत्सर्जन तनाव सिद्धांत की, और वहाँ वाष्पोत्सर्जन तनाव को पढ़ा था हमने। तो वाष्पोत्सर्जन जो तनाव है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण, और वाष्पोत्सर्जन के कारण ही रसारोहण की क्रिया होती है। अर्थात जो जल है वो जड़ों से पादप के शीर्ष तक क्या होता है, पहुंचता है या चढ़ता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल व खनिज जो लवण है उनका अवशोषण। पादप जो जल और खनिज लवण है उनका जो अवशोषण है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा आसानी से कर सकता है। अर्थात जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही ज़्यादा जल और जो खनिज लवण है उनका पादप के शीर्ष भागों तक क्या होता है, स्थानांतरण किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है। हम आसपास जैसे देखते हैं कोई गार्डन वगैरह है तो वहाँ पेड़ पौधे अधिक हैं और उन पौधों की जो पत्तियां हैं उनसे जो जल है वो वाष्प बन के क्या होता है, उड़ता है, जिसके कारण वहाँ आसपास क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है जो हमें ठंडक प्रदान करती है। वैसे ही जैसे हमारे में पसीने का उत्सर्जन होता है उसके दौरान ठंडक का महसूस होता है, अर्थात जो गर्मी है उसको कम करने में सहायक होता है। वैसे ही जो वाष्पोत्सर्जन है वो पादपों को ठंडक प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन द्वारा फलों का जो आकार है वो क्या होता है, बढ़ता है, और जो फल हैं वो क्या होते हैं, मीठे होते हैं। नेक्स्ट, जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी अर्थात जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, वैसे वैसे जो बादल हैं उनका क्या होगा, निर्माण होगा, और बादल निर्माण होगा तो अच्छी क्या होगी,
होगी, वर्षा होगी। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ही बादलों का क्या होता है, निर्माण होता है, और बादलों का जो निर्माण होगा उसी के दौरान अच्छी क्या होगी, वर्षा होगी। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जो जल होता है, अतिरिक्त जो जल है उसको क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, या उसका क्या हो जाता है, निकास हो जाता है। और ये निकास किसके द्वारा हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो रहा है। तो ये तो थी उपयोगिता, या हम पढ़े वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन एक क्या है, बुराई है। वाष्पोत्सर्जन एक क्या है, बुराई है। क्यों बुराई है, अनावश्यक ही जल की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। आवश्यकता से अधिक जो जल है, बिना आवश्यकता के ही बहुत अधिक जो जल है वो वाष्प बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो जल की बहुत ज़्यादा हानि होगी। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि में कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ एब्सिसिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान। और एब्सिसिक जो अम्ल होता है ये एक पादप वृद्धि निरोधक क्या होता है, हार्मोन होता है, और इसके कारण पादप की वृद्धि में क्या होगी, कमी होगी। नेक्स्ट हम बात करें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा फसल की पैदावार में लगभग 10% तक क्या आ जाती है, कमी हो जाती है। इसके अलावा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के रूपांतरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मोटी उपत्वचा, जो मरुदबिद जो पादप वगैरह होते हैं उनमें मोटी उपत्वचा का निर्माण हो जाता है, क्यूटिकल का निर्माण हो जाता है, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उनमें कम से कम हो सके। एक गर्ती रंध्र, जो मरुदबिद पादप होते हैं उनमें जो रंध्र हैं वो थोड़े से अंदर दसे हुए होते हैं, जिन्हें गर्ती रंध्र कहते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम किया जा सके। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए जो पत्तियां वगैरह हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। कांटों का निर्माण, रोमों का आदि का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यहाँ वाष्पोत्सर्जन एक किसके रूप में देख सकते हैं, बुराई के रूप में। वाष्पोत्सर्जन को यहाँ किसके रूप में देख सकते हैं, आवश्यकता के रूप में, या उपयोगिता के रूप में दे सकते हैं, या ये वाष्पोत्सर्जन के क्या हैं, महत्व आते हैं। उसके बाद में हम बात करें यहाँ वाष्पोत्सर्जन जो है उसके प्रकारों की। तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है यहाँ मेनली 3 प्रकार का होता है। एक है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, एक है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और एक आता है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का है। एक है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा आता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और थर्ड है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो रंध्रों के द्वारा होती है। देखो पत्तियां वगैरह होती हैं, फल वगैरह होते हैं, पुष्पीय जो भाग होते हैं उनके ऊपर, और शाखीय जो तने वगैरह की हम बात करें, उनकी जो बाह्य त्वचा है उन पर कुछ क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र या रंध्र पाए जाते हैं, और उन रंध्रों से जो जल है वो वाष्प बन के क्या होता है, उड़ता है। उसी को हम क्या कहेंगे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन इन्हीं के द्वारा होता है। लगभग 90% जो जल है वो रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। किन किन में, कहाँ कहाँ, पत्तियों की जो बाह्य त्वचा है उसके ऊपर पाए जाते हैं, शाखीय जो तने होते हैं कोमल, उनके ऊपर रंध्र उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा जो पुष्पीय भाग होते हैं, जैसे बाह्य त्वचा, पुष्पीय भागों की हम बात करें, जैसे बाह्य दल आदि, तो उनकी जो बाह्य त्वचा है एपिडर्मिस है, उसके ऊपर सूक्ष्म क्या पाए जाते हैं, छिद्र, रंध्र पाए जाते हैं, और उन रंध्रों से जो जल है वो वाष्प बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे, रंध्रीय क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। लगभग 90% जो जल है वो रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जित होता है। एक आता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उनकी जो बाह्य त्वचा की हम बात करें उसके ऊपर, इसके अलावा शाखीय जो पादप हैं उनके तनों के ऊपर आदि के ऊपर क्या होता है कि
जो बाह्य त्वचा है उस बाह्य त्वचा के ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। मोम समान पतली परत का क्या होता है, आवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। अब ये रूपांतरित होकर जो मरूदभिद पादप वगैरह होते हैं उनमें इसका जो स्तर है वो मोटा भी हो जाता है। तो जो क्यूटिकल है वो जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। लेकिन क्यूटिकल के स्तर का बहुत क्या हो जाना, पतला हो जाना, या जगह जगह से क्या हो जाना, टूट जाना, तो उसके कारण यहाँ से भी उप त्वचा जो है उससे भी जो जल है वो वाष्प बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। उससे हम वातरंद्रीय क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन। लगभग 0.1 से 1% से लेकर 0.1 से लेकर 1% जो जल है उसका जो वाष्पोत्सर्जन होगा वो किनके द्वारा होगा, यहाँ उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। एक आता वातरंद्रीय वाष्पोत्सर्जन, काष्ठीय जो तने होते हैं उनमें और जो फल होते हैं उनमें उनकी जो बाह्य त्वचा होती है, यहाँ छाल पर स्थित जो रंध्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं वातरंध्र। छाल पर स्थित जो रंध्र हैं उन्हें कहेंगे वातरंध्र। काष्ठीय जो तने हैं उनमें और जो फल वगैरह होते हैं उनकी बाह्य भित्तियों में ये वातरंध्र पाए जाते हैं और इनके द्वारा 0.1 से 1% जो जल है वो वाष्प बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। सॉरी, यहाँ उपत्वचीय जो वाष्पोत्सर्जन है इसमें लगभग 10% वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, मेनली यहाँ वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है, रंध्रों के द्वारा। और इसमें भी अधिकांशतया जो पत्ती होती है उसकी जो बाह्य त्वचा होती है, ऊपरी बाह्य त्वचा हो या निचली बाह्य त्वचा हो, उसके ऊपर जो रंध्र पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा अधिकांशतया जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो संपन्न होती है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की। मेनली हम यहाँ बात करेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम जाने, जैसे एक प्रारूपिक जो पर्ण होती है, पत्ती होती है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या संरचना होती है। जैसे ये पर्ण है और इस पत्ती की ये बाह्य क्या है, अधिचर्म है, ऊपरी अधिचर्म है या ऊपरी बाह्य त्वचा है। ऐसे ही इसमें नीचे भी क्या पाई जाती है, बाह्य त्वचा पाई जाती है। नीचे भी क्या होती है, बाह्य त्वचा होती है। ऐसे एडेक्सल एपिडर्मिस और एबाइक्सल एपिडर्मिस ये कहलाएगी ऊपरी बाह्य त्वचा या ऊपरी अधिचर्म। ये कहलाती है निचली बाह्य त्वचा या अधिचर्म। और इन दोनों के बीच में मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो ये पूरा भाग है ये कहलाता है पर्ण मध्योतक। क्या कहलाएगा, पर्ण मध्योतक कहलाएगा, मीजोफिल कहलाएगा। और एक बीजपत्री जो पत्ती है उसका जो पर्ण मध्योतक है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जैसे हम स्पंजी मृदुतक कह सकते हैं। जबकि जो द्विबीजपत्री है उसका जो पर्ण मध्योतक है वो दो भागों, एक खंभ मृदुतक और दूसरा स्पंजी मृदुतक। यहाँ ऊपर का हम बात करें तो ये पूरा जैसे खंभ क्या आ जाएगा, मृदुतक आ जाएगा। और यहाँ नीचे की हम बात करें ये पूरा क्या आ जाएगा, स्पंजी मृदुतक आ जाएगा। और यही इसमें जैसे संवहन मंडल उपस्थित हो सकते हैं। ये संवहन मंडल बाहर से बंडल आच्छाद के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। यहाँ हम बात करें तो जो जाइलम होगा वो जाइलम तो होगा कहाँ, ऊपर की तरफ, और जो फ्लोएम होगा वो फ्लोएम कहाँ होगा, नीचे की तरफ पाया जाता है। ये एक पर्ण की या पत्ती की क्या होती है, स्ट्रक्चर या संरचना पाई जाती है। पत्ती का अनुप्रस्थ जो काट है वो इस प्रकार से होता है। तो ऊपरी और नीचे वाली जो अधिचर्म है या बाह्य त्वचा है उस पर क्या उपस्थित होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। और ये रंध्र किस में खुलते हैं, रंध्रीय
गुहा में खुलते हैं। रंध्रीय किस में खुलेंगे? गुहा में खुलेंगे, और इन रंध्रों से ही गैसों का विनिमय होता है, और जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होगी, जो जल है वो वाष्प बन के इन रंध्रों के द्वारा ही क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, या रंध्रीय क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो किस प्रकार से रंध्रों के द्वारा यहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसको समझने से पहले यहाँ हम ये समझें कि एक जो रंध्र होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। उससे पहले भी हम यहाँ ये जानें कि रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर जो पत्तियाँ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। क्या ऊपरी और नीचे वाली जो अधिचर्म है, बाह्य त्वचा है, दोनों के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, या एक ही सतह पर रंध्र पाए जाते हैं? उसके आधार पर हम पत्तियों की बात करें तो जो पत्तियां हैं, जो पर्ण हैं, वो यहाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करें अधोरंध्री पर्ण, दूसरा आता है उभय रंध्री पर्ण, और तीसरी जो पत्ती आती है वो आती है अधिरंध्री पर्ण। तो यहाँ रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर हम पत्तियों की बात करें तो जो पत्तियां हैं वो यहाँ कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। एक अधोरंध्री, एक उभयरंध्री, और एक आ जाती है अधिरंध्री पर्ण। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे किसकी? अधोरंध्री पर्ण की। हाइपोस्टोमल जो पर्ण है उसकी बात करें तो ऐसी पत्तियां जिनकी केवल और केवल नीचे वाली जो सतह होती है, नीचे वाली जो अधिचर्म होती है या निचली जो बाह्य त्वचा होती है, उसी पर क्या पाए जाते हो? रंध्र उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे अधोरंध्री पर्ण कह देंगे। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा द्विबीजपत्री जो पादपों की पर्ण है, उनमें इस प्रकार के रंध्र होंगे जो केवल और केवल नीचे वाली जो अधिचर्म होगी उसी के ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें ऊपरी जो अधिचर्म है वो प्रकाश के अधिक संपर्क में या प्रकाश की तरफ अधिक रहती है, और वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इनमें जो रंध्र होंगे वो नीचे वाली सतह पर अधिक पाए जाएंगे। तो इन्हें अधोरंध्री क्या कहेंगे? पर्ण कहेंगे। जैसे यहाँ हम बात करें सरसों की, सेव की, मूंगफली की आदि जो पत्तियां हैं, इनकी केवल नीचे वाली सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो रंध्र हैं जो केवल नीचे वाली सतह पर ही पाए जाते हैं, इन्हें सेव प्रकार के या एप्पल टाइप, इन्हें क्या कहेंगे? एप्पल टाइप रंध्र भी कहेंगे, या सेव प्रकार के क्या कह सकते हैं? रंध्र कह सकते हैं, जो केवल नीचे वाली सतह पर ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें उभयरंध्री पर्ण। ऐसी पत्तियां जिनकी दोनों सतहों पर क्या प्रेजेंट हो? रंध्र उपस्थित हो, उन्हें हम क्या कह देंगे? उभयरंध्री क्या कह देंगे? पर्ण कह देंगे। जैसे हम बात करें जलोदभिद पादपों की, और जल प्लावी पादप, इसी में वाटर लिली जो पादप है उसकी बात करें तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियों की दोनों जो यहाँ उभय रंध्री से मतलब है जिसकी दोनों सतहों पर क्या उपस्थित हो? रंध्र उपस्थित हो। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आएगा एक बीजपत्री। कौन आएगा? एक बीजपत्री जो पादपों की पर्ण है, उनकी दोनों सतहों पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें जई की, बाजरे की, मक्का की, गेहूं की आदि की जो पत्तियां होती हैं, उनकी दोनों सतहों पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो रंध्र होते हैं वो जई
प्रकार के क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। तो जब दोनों सतहों पर रंध्र हों तो उन्हें क्या कहेंगे हम, उभय रंध्री पर्ण। किसमें प्रेजेंट होंगे, एक बीजपत्री जो पादप होंगे उनकी जो पत्तियां होंगी उनमें हमें उभय रंध्री पर्ण देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें अधिरंध्री पर्ण, ऐसी पत्तियां जिनकी केवल और केवल जो ऊपर वाली सतह है उसी के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, रंध्र उपस्थित हो, तो उन्हें हम क्या कर देंगे, अधिरंध्री क्या कर देंगे, पर्ण कर देंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो जल प्लावी जो पादप हैं, वो अभी बात की हमने, जल प्लावी जो जल की सतह पर तैरते हों, इसके अलावा जल प्लावी है और जलोदबिद है, जल निमग्न कह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ जैसे वाटर लिली, तो इसकी केवल और केवल इन पादपों की ऊपरी जो अधिचर्म होती है पत्तियों की, उसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अधिरंध्री क्या कहेंगे, पर्ण कहेंगे। तो रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर जो पत्तियां हैं वो यहाँ कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में हम समझें कि ये जो रंध्र है इसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है। तो सबसे पहले तो हम गैसों का विनिमय हो रहा है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है। तो सबसे पहले तो हम जो रंध्र है उसकी किसकी बात करेंगे, संरचना की, उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि एक जो रंध्र है उसकी संरचना हमें किस प्रकार की दिखाई देती है। यहाँ ये जो रंध्र हैं अधिरंध्री, इन्हें कुमुदनी प्रकार के क्या कह सकते हैं, रंध्र कह सकते हैं। कुमुदनी प्रकार के क्या कहेंगे, रंध्र कहेंगे। नेक्स्ट हम देखें रंध्र की संरचना। रंध्र की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, संरचना कैसी होती है। रंध्र की संरचना, एक जो रंध्र है वह मुख्यतया द्वार कोशिकाओं और सहायक कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। यहाँ जो रंध्र है उसकी जो गुहा है वह द्वार कोशिकाओं से क्या होती है, घिरी हुई होती है। जैसे द्विबीजपत्री जो पादप हैं उनमें रंध्रों की बात करें तो उनमें रंध्रों की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से आएगी। ये यहाँ द्वार कोशिकाएं रंध्र को घेरे हुए हैं। जो ये है रंध्री गुहा, क्या है, रंध्री गुहा। ये यहाँ है द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स हैं। और द्वार कोशिकाओं में क्या प्रेजेंट है, हरित लवक उपस्थित है। द्वार कोशिकाओं की बात करें तो ये जो द्वार कोशिकाएं हैं वो बाहर से सहायक कोशिकाओं से क्या होती हैं, घिरी हुई होती हैं। द्वार कोशिकाएं बाहर से किन से घिरी हुई हैं, सहायक कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। ये एक रंध्र की क्या होती है, संरचना होती है। द्विबीजपत्री पादपों में रंध्रों की बात करें तो यहाँ द्वार कोशिकाएं जो होंगी वो सेम के बीज के आकार की होती हैं। इनकी बाहरी जो भित्ति होती है ये पतली है और बाहरी भित्ति कैसी होती है, अवतल होती है। जबकि आंतरिक भित्ति जो है वो मोटी होती है और आंतरिक भित्ति कैसी होती है, बाहरी भित्ति उत्तल होती है, आंतरिक जो भित्ति है वो कैसी होगी, अवतल पाई जाती है यहाँ पर। और जो द्वार कोशिकाएं हैं वो रंध्र की गुहा को क्या किए हुए हैं, घेरे हुए हैं। यहाँ जो द्वार कोशिकाएं हैं वो रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। अर्थात जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं, फूली हुई होती है, तो रंध्र जो हैं वो क्या होंगे, खुले होंगे। और जब द्वार कोशिकाएं क्या होंगी, स्लत होंगी, सिकुड़ी हुई होंगी,
तब रंध्र क्या होंगे, बंद होंगे। और ये निर्भर करता है परासरण दाब पर, ओपी के ऊपर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाओं का यहाँ का जो ओपी है वो अधिक होगा तो जो जल है वो सहायक कोशिकाओं से किस में आ जाएगा, द्वार कोशिकाओं में, और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। लेकिन जब यहाँ का ओपी कम होगा तो जो जल है वो द्वार कोशिकाओं से किन में चला जाएगा, सहायक कोशिकाओं में, ये क्या हो जाएंगी, सड़त हो जाएंगी और रंध्र क्या हो जाएंगे, यहाँ बंद हो जाएंगे। तो ये एक रंध्र की क्या है, संरचना है। द्विबीजपत्री जो रंध्र है उसकी बात करें। इसके अलावा हम एक बीजपत्री घास में आदि के रंध्रों की बात करें तो उनमें जो द्वार कोशिकाएं हैं उनमें द्वार कोशिकाएं डंबल के आकार की कैसी होंगी, उनमें जो द्वार कोशिकाएं हैं वो द्वार कोशिकाएं ऐसे डंबल के आकार की होंगी। किनमें, एक बीजपत्री जो पादपों में रंध्रों की बात करें तो ये रंध्र, और ये बाहर से यहाँ किनसे घिरी हुई हैं, सहायक जो कोशिकाएं हैं उनसे क्या होती हैं, घिरी हुई होती हैं। तो एक बीजपत्री जो पादपों में रंध्र होंगे उनकी जो द्वार कोशिकाएं होंगी वो डंबल के आकार की होंगी, जबकि द्विबीजपत्रियों में किसके समान होंगी, ये सेम के बीज के आकार की होंगी और ये रंध्र को घेरे हुए हैं। इनकी आंतरिक जो भित्ति है वो मोटी है और अवतल है, भाई ये भित्ति पतली है और कैसी होती है, उत्तल होती है। अब रंध्रों का खुलना और बंद होना, उसकी जो क्रिया विधि है उसे रंध्री गति कहते हैं। रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया विधि है वो निर्भर कर रही है यहाँ जल के द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करने और जल के द्वार कोशिकाओं से बाहर जाने के ऊपर निर्भर कर रही है। इस रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांतों को क्या किया है, प्रतिपादित किया है, जो यहाँ रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि को क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे एक आता है मांड सर्करा परिकल्पना आती है, मांड सर्करा परिकल्पना आती है। इसके अलावा स्टीवार्ड परिकल्पना आती है। इसके अलावा पोटेशियम जो आयन है उनके आधार पर जो रंध्र हैं उनके खुलने की क्रिया विधि को समझा रखा है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण के आधार पर। तो ये अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं रंध्रों के खुलने और बंद होने के आधार पर, उनकी हम बात करेंगे अगले लेसन में। तो रंध्र जो हैं वो किस प्रकार से खुलते हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, किस किस वैज्ञानिकों ने रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए क्या क्या जानकारी दी है, वो अगले जो लेसन है उसमें बात करेंगे। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।